जय हिंद फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल लर्न विद सुमित में। तो इस सीरीज में क्रैश कोर्स ऑन हिस्ट्री की सीरीज में दिस इज पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि वो क्या क्या फैक्टर्स रहे कि फाइनली एक पॉलिटिकल पार्टी ऑल इंडिया लेवल पे जिसका नाम कांग्रेस रखा गया, जिसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया, उसकी स्थापना हुई। एकदम से तो कोई चीज होती नहीं है, एकदम से तो किसी के दिमाग में ख्याल आया नहीं होगा कि आज आया कल पॉलिटिकल पार्टी स्थापित होगी पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, और इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कि भाई उसने फाइनली आजादी तक में बहुत ही जबरदस्त रोल प्ले करा। तो हमने अभी तक देखा था कि वो क्या फैक्टर्स थे जो हमें धीरे धीरे उस पॉइंट तक लेके जा रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टी स्टैब्लिश करेंगे, जितने भी हमारे लोग हैं, नेता हैं, अलग लेवल पे जो काम कर रहे हैं, उन सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे हम लाएंगे। ठीक है, तो आज हमें इसको इसको आगे बढ़ाते हैं एंड कांग्रेस की स्थापना एंड मॉडरेट्स को देखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे समझते चलेंगे क्या है चीजें, कैसे हैं। एक ही फंडा है भाई, सारा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, रटना नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे। आप कॉन्सेप्ट समझो, क्या माहौल था उस माहौल को समझो, फिर देखना चीजें कैसे आसान लगने लगेगी। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करो, लर्न विद सुमित के नाम से मिल जाऊंगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा मैं। इसके अलावा यहाँ पे इस पीडीएफ के अलावा आपको रेगुलर क्विजेज मिलती है, न्यूज़पेपर्स मिलते हैं, और भी मेरी बहुत सारी जो क्लासेस चलती रहती हैं उनके रेगुलर अपडेट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। तो डू फॉलो मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड ऑब्वियसली डू सब्सक्राइब टू लर्न विद सुमित। चलिए जी, तो मॉडर्न हिस्ट्री के इस पोर्शन पे हम आ चुके थे कि हमें फाइनली कांग्रेस की स्थापना करनी है। ठीक है, मैंने बताया कि पहले कांग्रेस से पहले कोई मुझसे पूछे क्या सर कांग्रेस से पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती थी क्या? मैंने कल ही बताया था कि भाई करती थी, लेकिन छोटे छोटे लेवल पे अलग अलग जगह पे काम कर रही होती थी। तब एक बंदे थे एओ ह्यूम, ठीक है, अंग्रेज थे। उन्होंने सजेस्ट करा इन सारे लोगों को कि भाई साहब देखो ना, आप सब लोग काम क्या कर रहे हो, सब लोगों का मकसद तो एक ही है कि लोगों की भलाई करना। इस टाइप के तो काम है सारे पॉलिटिकल पार्टीज के। ठीक है, आप सब लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, एक काम करते हैं ना, सब मिलके एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं एंड एक साथ मिलके काम करते हैं। इनकी बात लोगों को समझ में आई। देन अल्टीमेटली 1885 में 72 डेलीगेट्स अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से मिले सर तेजपाल संस्कृत कॉलेज, सर तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई। पहले जो प्लान था, एक क्वेश्चन ये भी आता है, एनडीए का इनफैक्ट आया हुआ क्वेश्चन है, पहले प्लान था पुणे में मिलने का, लेकिन वहां पे कोलेरा की एकदम से जो मतलब बीमारी है, केसेस है बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो अर्जेंटली इस मीटिंग को शिफ्ट करके मुंबई ट्रांसफर, मतलब मुंबई में हुई है ट्रांसफर। तो पहली पहली बैठक कांग्रेस के जिसमें स्थापना हुई, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के डेलीगेट जिसमें मिले, वो ये मीटिंग थी, सर तेजपाल संस्कृत कॉलेज में मिले एंड फाइनली एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन हुआ जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। एओ ह्यूम के कहने पे हुई है, एओ ह्यूम के कहने पे। इस पे भी अलग अलग थ्योरी है, मैं आगे बताऊंगा वो भी आपको, कि कुछ लोग कह रहे थे कि अंग्रेजों ने जानबूझ के इस पॉलिटिकल पार्टी का गठन करवाया था। वो थ्योरी क्या है वो भी बताऊंगा, सेफ्टी वाल थ्योरी नाम है उसका, जुड़े रहे ना, बताऊंगा वो भी मैं। ये जो नाम था, ये पेपर के क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, ये जो नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये दादा भाई नरोजी ने सजेस्ट करा था। तो पेपर का क्वेश्चन ये भी आ जाता सीधा सीधा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम किसने सजेस्ट करा था, तो दादा भाई नरोजी ने नाम सजेस्ट करा था। पहले पहले प्रेसिडेंट 1885 में कांग्रेस के मीटिंग के पहले प्रेसिडेंट, कांग्रेस कमेटी के पहले प्रेसिडेंट बने डब्ल्यू सी बनर्जी साहब। पेपर का सीधा सीधा क्वेश्चन, पहली कांग्रेस की मीटिंग कहां पर हुई? बॉम्बे में हुई। कब हुई? 1885 में हुई। पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी थे। सिंस एओ ह्यूम के कहने पे, एओ ह्यूम के कहने पे सारा खेल रचा गया है, सारी की सारी ये पॉलिटिकल पार्टी बनी है, तो एओ ह्यूम को फाउंडिंग फादर ऑफ कांग्रेस भी बोला जाता है। ये सारे पेपर के क्वेश्चन है, एओ ह्यूम को फाउंडिंग फादर ऑफ कांग्रेस भी बोला जाता है। जो मैं बता रहा हूं सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, ये क्या थी? देखो, कुछ लोगों का क्या कहना है कि अंग्रेजों ने जानबूझ के एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का गठन करा ताकि ताकि उन पे कोई आंच ना आए,
देखो जो भी बंदा पावर में रहता है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस रही हो, अगर आप आज से कंपेयर कर लो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, धीरे धीरे करके एक माहौल ऐसा बनता है जब लोग ना अगेंस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो पावर में है उसके अगेंस्ट होना स्टार्ट हो ही जाते हैं। दिस इज डेमोक्रेसी। चलो ठीक है, यहां तक डेमोक्रेसी, अभी तो प्रॉपर डेमोक्रेसी है कि भाई उखाड़ी फेंकते हैं लोग, लेकिन फिर भी धीरे करके मतलब एक पॉइंट आ जाता है जब लोगों को लगता है नहीं नहीं यार ये ठीक नहीं है। तो वो पॉइंट 1857 में ये देख चुके थे जब इतना बड़ा विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। तो भी सोच ही रहे थे कि ऐसा क्या करा जाए कि अल्टीमेटली ऐसी दोबारा कुछ ऐसी घटना ना हो सके कि इनकी सत्ता पे कुछ आंच आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए सेफ्टी वाल्व थ्योरी बोली जाती है कि भाई देखो ये है जनता, यहां पे है जनता, ठीक है, यहां पे है ब्रिटिश, इनके बीच में ना एक सेफ्टी वाल्व होना चाहिए कि ये लोग किसी भी तरीके से इनकी आलोचना ना कर सकें। उसके लिए बीच में एक पॉलिटिकल पार्टी बना दो कांग्रेस। मतलब क्या? मतलब कि ये लोग डील करे कांग्रेस से और कांग्रेस डील करे हमसे। अगर हमने किसी चीज को मना करा कांग्रेस को, तो लोग जो है किसको ब्लेम करेंगे? लोग कांग्रेस को ब्लेम करेंगे। इन तक नहीं पहुंचेगी बात, बिकॉज उनके लीडर तो ये है ना, उनको बोलेंगे भाई आपको ये काम बोला था, आपसे काम तो हुआ नहीं। डायरेक्ट इनको कोई भी ब्लेम नहीं करेगा, सब कुछ वाया कांग्रेस आएगा। मतलब कांग्रेस लोगों से बात करें, एक तो कांग्रेस के जो बंदे हैं वो मोस्टली बंदे इंडियन हैं, कुछ ही बंदे हैं जो ब्रिटिशर हैं, मोस्टली बंदे इंडियन हैं। अपनापन रहेगा और ये हम तक बातें रखेंगे और अपना हम बचे रहेंगे। कोई भी शिकायत होगी लोगों को वो इन्हीं से होगी, हमसे कोई शिकायत नहीं होगी। दिस इज नोन एज सेफ्टी वॉल थियोरी ऑफ ब्रिटिशर्स। कि इन्होंने ये सोच के कांग्रेस की स्थापना करी थी। इन्होंने नहीं सोचा था कि फाइनली कांग्रेस इनके नाक में इतना दम कर देगी कि अल्टीमेटली आजादी तक लेके जाएगी, कि इन्हीं को यहां से जाना पड़ेगा। ठीक है, लॉर्ड डफरिन इस टाइम पे, ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि जिस टाइम पे कांग्रेस की स्थापना हुई उस टाइम पे गवर्नर जनरल या वाइसरॉय कौन था? तो वो आते जी लॉर्ड डफरिन। ये एनडीए का तो सीधा सीधा आया हुआ क्वेश्चन है। एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड क्रॉस। देखो 1857 के बाद जब 1858 में एक्ट आया, उसके तहत एक पोजीशन बनाई गई, दैट वाज नोन एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन मुद्दों का रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था। एक कमेटी बनी 15 मेंबर की, उसको रिप्रेजेंट करने वाले बंदे को बोलते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। बेसिकली वाइसरॉय जो अपनी रिपोर्ट्स है वो इसको सौंपता था, एंड ये अपनी जो रिपोर्ट्स हैं ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में मतलब उसको पेश करता था। तो उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड को। सिर्फ पेपर के सीधे सीधे फैक्ट्स हैं जो आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने बताना जरूरी समझा। लॉर्ड डफरिन यहाँ के वाइसरॉय, लॉर्ड क्रो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस टाइम पे। अब आते हैं हम एज ऑफ मॉडरेट्स। देखो जिस पर्पस से जो क्रिटिकल सॉरी सेफ्टी वॉल थ्योरी कहती है कि जिस पर्पस से इन्होंने कांग्रेस की स्थापना करी थी, एग्जैक्टली उसी रास्ते पे काम करा, एग्जैक्टली उसी रास्ते पे काम करा कांग्रेस ने पहले 20 साल तक। पहले 20 साल तक, जिसको बोलते हैं हम एज ऑफ मॉडरेट्स। मॉडरेट्स की आयु, इनको बोलते हैं नरम दल के नेता। नरम दल और गरम दल दो दल बनेंगे अभी। नरम दल के नेता, एग्जैक्टली वही हुआ जैसा कि अंग्रेज चाह रहे थे। रीजन क्या था? जो कांग्रेस के मेंबर थे कौन थे? वो पढ़े लिखे एजुकेटेड बंदे, अमीर बंदे, इंडस्ट्रियलिस्ट बंदे, ये लोग थे। ये लोग थे सारे, ये अंग्रेजी हुकूमत के ऐसे सच खिलाफ थे ही नहीं ये लोग, बिकॉज इनको तो सब कुछ दिया ना अंग्रेजी हुकूमत ने। क्या नहीं दिया इनको? अच्छा भाई, अच्छा पैसा है, सब कुछ है, रुतबा है, तो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्यों होंगे ये लोग? नहीं थे लोग ये। ठीक है, तो ऐसे लोग कांग्रेस के पार्ट थे। इनकी आइडियोलॉजी ऐसी कुछ थी कि हम भारत जो है ब्रिटिश की कॉलोनी है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। मतलब ब्रिटिश कॉलोनिज्म एंड इंडियन नेशनलिज्म ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, ये तो इनफैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब ये हमारे खुशी की बात है कि हम ब्रिटेन की कॉलोनी है। ठीक है, इन बंदों को ऐसा लगता था डेवलपमेंट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का डेवलपमेंट मतलब भारत का डेवलपमेंट। मतलब वही तो कह रहे हैं, इनको ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो एग्जैक्टली ये तो वैसे ही बंदे हैं ना जैसे कि अंग्रेज चाह रहे हैं कि जिसको दिक्कत ही ना हो इनसे। क्या रीजन था इनका ऐसा ऐसा सोचने? क्या रीजन था? इनका मानना था इंग्लैंड यानी वो देश
जो पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन का चैंपियन, एकदम पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन का चैंपियन, जन्मदाता कह लो आप जानते हैं सबसे पहली ये जो पार्लियामेंट वाला सिस्टम है सबसे पहले ब्रिटेन में आया था। तो भाई ये जो चैंपियन है बिल्कुल, तो ये धीरे 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 ये हमारे देश में भी ऐसे ही इंस्टीट्यूशन स्थापित करेंगे। तो भाई साहब इनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, इनके साथ मिलके चलो, इनके साथ मिलके चलेंगे, हमारा भी फायदा होगा। और दूसरी बात, इनको ये लगता था कि इनको हरा पाना अपने बस की बात तो है नहीं, तो इससे बेटर इनके साथ ही मिल जाओ। ठीक है, ये इनकी सोच थी। इनका जो मेथड था पेटिशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट बोला जाता है। व्हाट इज दिस पेटिशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट? 3 स्टेप में ये अपना काम करते थे। सबसे पहले तो कोई भी काम होगा ये बोलेंगे अंग्रेजों को, पेटिशन लगाएंगे कि साहब ये काम है जरा कर देना। जब वो नहीं करेंगे तो सेकंड स्टेप पर आएंगे, दे विल प्रेयर, उनसे रिक्वेस्ट करी जाएगी कि साहब प्लीज ये काम कर देना। एंड लास्ट में आएगा प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट मतलब मैं कह रहा हूं बिल्कुल ही एक्सट्रीम मेजर होगा। प्रोटेस्ट कर दिया तो मतलब पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया, ऐसा माना जाता था। बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेप है प्रोटेस्ट तो इनके लिए, लास्ट स्टेप है प्रोटेस्ट। तो पेटिशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट, ये इनकी मतलब मेथड ऑफ स्ट्रगल था। मैंने यहाँ पे फोटो डाल दी है, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय। बट ये हमारे ना गरम दल के नेताओं में आएंगे, लेकिन एकदम से नहीं हो जाता। पहले कांग्रेस के पार्टी थे ये, फिर इनकी आइडियोलॉजी ऊपर हो गई एंड फाइनली गरम दल के नेताओं के रूप में उभरे ये। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये फेमस नरम दल के नेता है। और भी बहुत लोग थे, राइट है। अब देखते हैं कि इनकी मांग क्या थी, ये चाहते क्या थे। ये चाहते थे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वाइस रॉय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, जो बेसिकली सारे निर्णय लेती है। आज के टाइम का मंत्री परिषद से थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हो तुम, उसमें थोड़ा सा एक्सपेंशन हो। अच्छा, ये नहीं था कि इंडियंस डाले जाए, बस उसमें एक्सपेंशन हो। जो पावर है बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं होनी चाहिए 3-4 बंदों में, पावर बटनी चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको कल बताया था, लॉर्ड लिटन ने इंडियन सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स की एज जो है वो 21 से घटा के 19 कर दी थी। तो इसको बढ़ाने की मांग ये लोग कर रहे थे। इसके अलावा ये साथ साथ ये कह रहे थे कि जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड में होता है, उसको इंडिया और इंग्लैंड दोनों जगह कंडक्ट करा जाए, दोनों जगह कंडक्ट करा जाए। इसके अलावा इनका मानना था कि जो मिलिट्री में एक्सपेंडिचर अंग्रेज कर रहे हैं एंड जो रेंट यानी टैक्स जो अंग्रेज लगा रहे हैं उसमें लगभग 50% की कमी हो, ये इनकी मांग थी। अब मुझे देखना है कि क्या क्या पूरी हुई, कितना कर पाइए, कर कितना पाइए बंदा। देखते हैं जी। सबसे पहले ये सारे ना, ये जो पॉइंट्स वाइज में लिखे हुए सारे पॉइंट किसी न किसी एग्जाम के आए हुए प्रश्न है बेटा, किसी न किसी एग्जाम के आए हुए प्रश्न है। मॉडरेट्स की रिक्वेस्ट पे 1886 में लॉर्ड डफरिन ने एक कमेटी अपॉइंट की जिसका नाम था एचिसन कमेटी। इस एचिसन कमेटी ने सजेस्ट करा कि भाई साहब जो सिविल सर्विसेज की उम्र है ये 19 साल से बढ़कर 22 साल कर दो। 19 साल कर दी थी ना, 21 से भी 22 कर दो अब सीधा। तो फाइनली मतलब कुछ तो करने में कामयाब रहे। इसके अलावा 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया जिसके तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बढ़ाया गया। जो वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका एक्सपेंशन करा गया। ठीक है, अब जो पावर है कॉन्सेंट्रेट नहीं रहेगी 3-4 बंदों में। सबसे द मोस्ट इंपोर्टेंट जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है दैट इज ड्रेन थ्योरी। भाई ड्रेन थ्योरी दी दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अभी तक लोगों को यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि गलत हो क्या रहा है, यही समझ में नहीं आ रहा था अभी तक लोगों को। अब जब ड्रेन थ्योरी आई तब इसने बताया कि अंग्रेज कर क्या रहे हैं। अंग्रेज हमारा पैसा, भारत का पैसा इंग्लैंड लेके जा रहे हैं। यह बात अभी तक लोग समझने में ही सक्षम नहीं थे। अब लोगों को समझ में आने लगा कि भाई साहब हमारा पैसा तो इंग्लैंड जा रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? इस थ्योरी को बोलते हैं ड्रेन थ्योरी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को ये पता लगने लगा कि भाई हमारा पैसा तो निकल निकल के इंग्लैंड जा रहा है। ड्रेन थ्योरी सबसे बड़ा। अब धीरे धीरे जब लोगों को ये पता लगने लगा तो आइडियोलॉजी चेंज होने लगी, फिलोसफी चेंज होने लगी। तभी तो गरम दल के नेता उभर कर आए, जब लोगों की बात समझ में। अब तक तो समझ में ही नहीं आ रही थी।
तभी तो गरम दल के नेता उभर के आए, एंड फिर मूवमेंट्स वगैरह सारी बातें जो हुई वो हुई। राइट है। मैं देखना चाह रहा हूं कि फेलियर कर रहे हैं इनके, ये क्या नहीं कर पाए। सबसे पहली बात, ये जो कांग्रेस है ये आम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाई, ये एलीट क्लास पार्टी बन के रही। इसमें वही पढ़े लिखे अमीर लोग, वही लोग थे, ये आम जनता का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं कर पाए। भारतीय थे लेकिन आम जनता का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, उनकी कोई सुनवाई ही नहीं थी, उनके कोई मुद्दे थे ही नहीं यहां पे। ये समझ ही नहीं पाए कि क्या कॉलोनिज्म है एंड क्या नेशनलिज्म है। इनको लगा कॉलोनिज्म अच्छी बात है, ये डिफरेंस ही नहीं कर पाए कॉलोनिज्म एंड नेशनलिज्म में, सबसे बड़ा फेलियर। एंड ये तो खतरनाक था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल का पार्टीशन हुआ। ये करने वाले बंदे थे लॉर्ड कर्जन, 1905 में। इसके पीछे पूरी स्टोरी है भाई। बंगाल मतलब छोटा मोटा एरिया थोड़ी ना था। बंगाल मतलब आज के टाइम का वेस्ट बंगाल, आज के टाइम का बांग्लादेश, आज के टाइम का पूरा नॉर्थ ईस्ट पोर्शन, आज के टाइम का बिहार एंड उड़ीसा का मेजर पोर्शन, ये सब मिला के बनता था बंगाल। तो इन्होंने रीजन दिया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, इतने बड़े एरिया को हम संभाल नहीं पा रहे हैं, दैट इज वाई इसका पार्टीशन जरूरी है। बट एक्चुअल रीजन था कि ये डिवाइड करना चाहते थे हिंदू मुस्लिम में। जो आज के टाइम का बांग्लादेश आप जानते हैं कि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, तो जब बटा तो इन्होंने डिवाइड कर दिया हिंदू मुस्लिम में। एंड मुस्लिम्स को लगा हमें तो जैसे अलग थलग फेंक दिया गया है, हमारा तो कोई रिप्रेजेंटेशन रहेगा ही नहीं, हमें तो कोई पूछेगा ही नहीं। इसी के चलते मैं अगली क्लास में बताऊंगा भी कि इसी के चलते मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में ढाका में। असली रीजन था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाना चाहते थे, बट इन्होंने रीजन दिया था कि भाई साहब हम इतना बड़ा एरिया हम संभाल नहीं पा रहे हैं। ये बंगाल का पार्टीशन जनता नहीं चाहती थी, जनता की चाहत के अगेंस्ट हुआ था ये। तो लोगों को लगा भाई तुम किस काम के हो, फिर तुम किस काम के इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हो, जो इंडियंस चाहते हैं वही नहीं कर पा रहे, तो आप किस काम के हो। सो दैट इज वाई लोग बहुत ज्यादा नाराज थे इनसे, इनका मतलब मेजर फेलियर था ये। तब लोगों की आइडियोलॉजी बदलने लगी, एंड अब नए बंदे निकल कर आएंगे गरम दल के नेता, जिसमें हम पढ़ेंगे लाल बाल पाल को, जिसमें हम पढ़ेंगे मूवमेंट को, स्वदेशी मूवमेंट को, जिसमें हम पढ़ेंगे वंदे मातरम मूवमेंट को। अब ये बंदे निकल के आएंगे, बिकॉज आइडियोलॉजी देख रहे हैं ना आप, माहौल ऐसा क्रिएट हो रहा है कि आइडियोलॉजी चेंज होगी। इससे आगे हम देखेंगे अगली क्लास में। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो ऑब्वियसली डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमित। अगर आपको क्लासेस की पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप एनडी एयरफोर्स सेक्शन वाई की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझे डेफिनेटली फॉलो करो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, वहां पे मेरी बहुत सारी फ्री क्लासेस एंड डिटेल कोर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी फायदा उठा रहे हैं यार, आप भी उठा लो, आप भी उठा लो। ठीक है, अनअकैडमी पे अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो उसके लिए आप कोड यूज कर सकते हैं मेरा सुमित कुमार 9 विदाउट एनी स्पेस। अगर आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको 10% की छूट भी मिलेगी। ठीक है यार, तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली सेशन में। ठीक है, चलो जी, बाय बाय।